Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Children, today we are going to study a very famous poem written by Robert Frost, and the title of the poem is The Road Not Taken. Before we go into the reading of the poem, let's know some facts about the author of this poem. Robert Lee Frost. He was born on March 26, 1874, and he died on January 29, 1963. He was an American poet, and his work was initially published in England before it was published in America. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his commands of American colloquial speech. Frost was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for poetry. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनकी जितनी भी पोएम्स थी वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। सबसे ज़्यादा ये फेमस किस चीज़ के लिए थे कि इन्होंने अपनी पोएट्री में विलेज लाइफ को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया था, बहुत ही अच्छे से दर्शाया था। फ्रॉस्ट को अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे ऑनर्स मिले, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले और उनको 4 पुलिट्जर प्राइजेस भी दिया गया, सम्मानित किया गया उससे। पुलिट्जर प्राइजेस लिटरेचर के लिए दिया जाता है, साहित्य में अच्छे वर्क के लिए, ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। लेट्स गो फर्दर। ही बिकेम वन ऑफ अमेरिकाज public figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical works. तो इसलिए वो फेमस होते गए और अमेरिका के वो एक रियल पब्लिक फिगर हो गए, लिटरेरी फिगर हो गए जिनको इतनी शोहरत मिली थी और उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया 1960 में उनके पोइटिकल वर्क्स के लिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ही वॉज फेमस, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। पोएम This poem talks about the choices one has to make in life and their consequences. One day, while walking in the wooden area full of trees, the poet comes to a place where he has to decide which road he should take. He starts debating over the choices as he realizes he cannot walk on both. However, he decides to take the second path. Path means रास्ता। तो ये जो पोएम है वो डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है। इंसान जो अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में जो फैसले करता है आगे चल के लाइफ में, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने पड़ते हैं और वो उन्हीं को फेस करना पड़ता है उसे। इसी बारे में ये पोएम है और इस पोएम में जो स्पीकर है वो खुद पोएट है और एक दिन वो जंगलों में जा रहा था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। उसके बाद पोएट एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है चलते चलते जहाँ से 2 रोड्स गई हुई हैं, आगे 2 सड़कें अपोजिट डायरेक्शन में गई हुई हैं और फिर उस 2 राहें पर आके पोएट ये सोचने लगता है कि उसे किस सड़क पे जाना चाहिए और यू कैन से उसको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हमें चॉइस करना पड़ता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। फॉर एन इंस्टेंस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। जैसे आपको मम्मी मॉर्निंग में कुछ नाश्ते के लिए देती है और उसके बाद वो 2 चीज़ें आपके सामने रखती हैं कि इसमें से तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, और तुम्हें कौन सा चाहिए, मेक अ चॉइस। उस टाइम पे आप सोच में पड़ जाते हो कि हमें दोनों चीज़ों में से क्या चुनना चाहिए, क्या चॉइस करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। लाइफ में इससे बड़े बड़े भी फैसले भी हमें करने होते हैं जहाँ पे हमें 2 रास्ते होते हैं लेकिन उनमें से कोई एक चॉइस करना पड़ता है और चाहे हम वो फैसले उस वक्त गलत करें या सही करें, उसी का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो परिणाम है, हमें आगे चल के भुगतने पड़ते हैं। तो इसी तरह से पोएट बता रहा है कि जब वो जंगल में 2 सड़कों के बीच में आके रुक गया, वहाँ पे वो सोचने लगा कि उसे कौन सी सड़क पे जाना चाहिए। In the first stanza, the poet says, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, I looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Let's discuss some of the words that has been used here. Diverged here means to move in
two opposite direction, which means division, or you can say divided. Yellow, the word yellow has been used here to show the autumn season. Wood here means forest, jungle. Bent means to move, and undergrowth has been used to show some uh, small plants or herbs. Okay, now let's see the summary of the first stanza. The speaker describes his position here, and he has been out for walking in the woods and comes in between the diversion of two roads. He stands there looking as far down each one as he can see. स्पीकर ने यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब किया है, और डिस्क्राइब करते हुए वो कहता है कि मैं जंगल में आगे चलता हुआ एक ऐसी जगह पे पहुँच गया कि जहाँ मेरे आगे दो रास्ते, दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, अलग अलग डायरेक्शन में गई हुई थी। तो बेसिकली वहाँ रोड्स का डाइवर्जन था। ये दोनों ही सड़कें आगे जाके मुड़ी हुई थी, और मैं वहीं पे ठहर गया और बहुत देर तक उन दोनों सड़कों को देखता रहा। जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी वहाँ तक मैंने उनको देखा। Now, he would like to try out both, doubts he could do that. Therefore, he continued to look down the roads for a long time, trying to make his decision about which road to take. Now he further says, पोइट का कहना है कि उसने उन दोनों सड़कों को देखा, उन दोनों रास्तों को जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ तक देखा। वो दोनों सड़कों को ट्राई करना चाहता था, मीन दोनों रास्तों पे चलना चाहता था, लेकिन उससे ये डाउट था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। विच मीन्स एक टाइम में वो दोनों सड़कों पे, वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। तो इसलिए उसने बहुत देर तक दोबारा से उन रोड्स को देखा जहाँ तक उसकी नज़र पड़ रही थी। हमारे साथ भी होता है ना कि हम चीज़ों को एंड तक देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें दो चॉइसेस में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, और दो रास्तों में से किसी एक पर चलना होता है। तो हम उन दोनों के बारे में बहुत सोचते हैं, और यही डिबेट जो उसके माइंड में चल रहा है, पोएट के माइंड में चल रहा है, वो डिलेमा, दुविधा कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए, वो यही बता रहा है इस फर्स्ट स्टैंजा में कि उन दोनों रास्तों के बारे में मैं सोच रहा होता हूँ और मैं दुविधा में होता हूँ। मैं दोनों रास्तों पे चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि मैं एक टाइम में दोनों पे नहीं चल सकता। इसलिए वो अपनी फैसले पर और ज़्यादा सोचना चाह रहा होता है, और फिर वो देर तक उन सड़कों को देखता है जहाँ तक कि वो मुड़ जाती हैं, और आगे झाड़ियों में छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनको वो सड़कें ढक लेती हैं। Now let's go further and see what he says in the second stanza. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Here the word fair means fair choice, and better claim here means more appealing, which means he is talking here about his choices which he considered to be better. And grassy means full of grass. Now let's see the summary of the second stanza. Here the poet says, he looked down the first one to where it bent in the undergrowth, and then the second one, and he decided to take the other path, because it seemed to have less travel than the first. So जो पोएट थे वो बता रहे हैं कि मैंने दोनों रास्तों को अच्छे से देखा, बहुत देर तक उनको देखता रहा, जहाँ तक मुझे मेरी नज़रें गईं, जहाँ तक वो सड़कें मुड़ गईं आगे जाके और झाड़ियों के पीछे छुप गईं, वहाँ तक मैंने उनको देखा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने ऐसा कैसे डिसाइड किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दोनों सड़कों को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जो रोड थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और उसमें ज़्यादा ग्रासेस नहीं थे, मीन्स घास नहीं उगी हुई थी। लेकिन जो दूसरी रोड थी उसमें वो जो दूसरी रोड थी वो फुल ऑफ ग्रासेस थी, यानी उसमें घास उगी हुई थी,
और वो दिखाई पड़ रही थी बिल्कुल ग्रासी। तो इस वजह से पोइट को ऐसा लगा कि जिस रोड पे, जो रोड बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग चल के गए होंगे, और जहाँ पे घासें उगी हुई हैं, जहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस है, वहाँ पे लोग कम चल कर गए होंगे। तो जिन रास्ते पे लोग कम गए हुए हैं, जो सेकंड पाथ है, उसी को पोइट ने चूज़ किया, और उसे ऐसा लगा कि उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सही चॉइस करी है। नाउ इसको हम लोग अपनी रियल लाइफ से रेफ़र करते हुए समझते हैं कि पोएट एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। पोएट हमें ये बताना चाहते हैं चिल्ड्रन, जैसे एक जनरल वर्ड है मॉब मेंटालिटी। मॉब मेंटालिटी इन हिंदी मीन्स भेड़ चाल। जैसे कि कई बार हम अपने डिसीजन दूसरों की वजह से और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं। जैसे जो लोग, बहुत सारे जो लोग एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं, एक ही चॉइस करते हैं, हम भी उनके पीछे पीछे उसी चाल में चलते हुए उसी रास्ते पे दौड़ पड़ते हैं और उसी चॉइस को अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट ने वो रास्ता जो कि सब चुनते हैं, वो ना चुन करके दूसरा रास्ता चुना है जहाँ पर बहुत कम लोग जाया करते हैं, या जिस रास्ते को लोग बहुत कम अपनाते हैं, उस रास्ते को उसने चूज़ किया, उस पाथ को उसने चूज़ किया। और अब वो कहता है कि ऑल्दो मुझे दोनों रोड्स क्या है, एक ही जैसी नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं जब इनके बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि पहली जो रोड है उस पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं क्योंकि वो नॉर्मल है, और दूसरी जो रोड है उस पे बहुत सारी ग्रासेस हैं, तो इस पे लोग कम गए हैं, इसलिए मैं इसका चुनाव करता हूँ या इसको चॉइस करता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि अब वो सेकेंड पाथ को आगे जाने के लिए चूज़ करेगा। लेकिन अब क्या होता है कि उसको डाउट अभी भी है कि क्या उसने जो फैसला किया है वो सही है या नहीं है। जैसे हम अपनी लाइफ में एक डिसीजन पे पहुंचने के बाद भी सोचते रहते हैं कि क्या हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों रास्ते बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही नज़र आते हैं, लेकिन उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है जो कि हमें बहुत बाद में समझ में आता है। तो इसी बारे में पोएट भी कहता है कि मुझे जो बेटर लगा, जो बेटर मेरे हिसाब से, जो रास्ता जो मुझे बेटर लग रहा था, जो चॉइस मुझे सही लग रही थी, वो मैंने चूज़ किया। और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दूसरे वाले रास्ते पे आगे बढ़ूंगा। So let's go further and see what he further says in third stanza. He says, and both that morning equally lay in leaves no step and trodden black. And I kept first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now, the summary of the third stanza is that it continues with the cogitation about the possible differences between the two roads. यहाँ पे पोएट की डिलेमा के बारे में बताया गया है, उनकी डाउटनेस के बारे में बताया गया है कि अपने डिसीज़न लेने के बाद भी वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने जो डिसीज़न लिया है दूसरे रास्ते पे चलने के लिए, क्या वो सही है या नहीं, क्या ये मेरा सिर्फ इल्यूजन तो नहीं है, भ्रम तो नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे रास्ते पे बहुत कम लोग गए हैं और जो मैंने चॉइस करी है वो सही है या नहीं। तो वो जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस हैं उन दोनों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये एक जो माइंड में हमारे डिलेमा चलता रहता है, दुविधा चलती रहती है जब हम कोई फैसला लेते हैं, उसी को दर्शाता है। ही हैड नोटिस दैट द लीव्स वर बोथ फ्रेश fallen on them both and had not been walked on, but then again claims that maybe he would come back and also walk the first one sometimes, but he doubted that he would be able to, because in life one thing leads to another and time is so short. तो अभी पोएट ये सोचता है कि दोनों रास्ते परहैप्स थोड़े थोड़े सेम ही नज़र आ रहे हैं, दोनों पे जो पत्तियां हैं वो गिरी हुई हैं, और उसके हिसाब से तो उसने जो रास्ता चुना है वो सही होना चाहिए क्योंकि उस पर बहुत कम लोग चल के गए हैं, लेकिन फिर भी उसको डर होता है कि कहीं उसने गलत रास्ता का जो सिलेक्शन है वो तो नहीं कर लिया है। और वो कहता है कि जो मैंने पहली जो रोड है उसको छोड़ के रखा है कि मैं जब दोबारा से इसको फ्यूचर में कभी इस पे चलूँगा तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा आगे चल के, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस रास्ते पर अगर वो आगे बढ़ गया किसी भी रास्ते पे,
अगर वो आगे बढ़ गया तो वो फिर आगे ही निकलता रहेगा और फिर उसका लौट करके आना बहुत ही मुश्किल होगा और उसके पास इसका समय भी नहीं है। तो अब इसको रियल लाइफ से आप रिफ़र करें और अगर समझें तो यही होता है हमारे पास कि हम किसी डिसीजन को जब हमें लेना होता है या फिर हमें जब दो रास्तों में से किसी एक का चुनाव करना होता है तो हम सोचते हैं कि चलिए हम पहली वाली चॉइस को छोड़ देते हैं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे और दूसरे पर निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर हमें डाउट होता है कि क्या जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ वो और आगे बढ़ता चला जाएगा और एक के बाद एक मैं और आगे चला जाऊँगा, लेकिन मेरे लिए क्या वापस आना पॉसिबल होगा और फिर जो मैंने पहला रास्ता छोड़ करके रखा है क्या उस पर मैं चल पाऊँगा? तो ये इसकी जो होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम होती हैं और इसी के बारे में पोएट यहाँ पे बता रहा है। अपनी अपनी थॉट्स को यहाँ पे उसने शेयर किया है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that was made all the difference. Now sigh here means to take a deep breath, लंबी सांसें लेना और you can say आहें भरना. Ages and ages means very long time. Here these lines are repeating two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by. Preference means किसी भी चीज़ का जो परिणाम होता है अंतर उस चीज़ के बारे में. Now let's see the summary of the fourth stanza. In this poem, the word difference is taken in a positive way, but there is nothing in the poem that suggests that this difference signals a positive outcome. इस पूरी पोएम में डिफरेंस विच मीन्स अंतर या फिर आप कह सकते हो कि जो डिसीजन लेने से हमारी लाइफ में जो फ़र्क पड़ता है उसको इस पूरी पोएम में पॉजिटिव वे में लिया गया है, लेकिन कहीं भी इस बात का सजेशन नहीं है कि ये जो डिफरेंस पड़ रहा है उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. स्पीकर ने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्योंकि पोएट ने अभी तक इस डिफरेंस को जिया ही नहीं है, विच मीन्स उसने जो फैसला किया है उसको नहीं पता कि उसका जो परिणाम होगा आगे चल के वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, विच मीन्स उसका फैसला सही निकलेगा या गलत. तो ये तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा उसको. द अदर वर्ड दैट लीड्स नॉन डिसर्निंग रीडर्स एस्ट्रे इज द वर्ड साई. बाय टेकिंग डिफरेंस टू मीन ए पॉजिटिव डिफरेंस, they think that the sigh is one of the nostalgic relief. However, a sigh can also mean regret. See, जो दूसरा वर्ड है sigh, which means taking a deep breath. पोएट ने फोर्थ स्टैंजा में एक गहरी सांस लेते हुए बोला कि उसने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पोएट ने ये जो बात कही वो एक डीप ब्रेथ लेते हुए कही. ये जो डीप ब्रेथ थी उसकी वो क्या उसका रिग्रेट था या फिर उसका एक रिलीफ साइन था, क्योंकि जब भी हम गहरी सांस लेते हैं तो ये हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ से रिलीफ पाते हैं, मीन्स आराम मिलता है जब हमें किसी डिसीजन पे जब हम पहुंच जाते हैं, या फिर कई बार हम गहरी सांसें तब भी लेते हैं जब हम किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं. देयर इज़ द oh dear kind of sigh also, but also the water relief kind of sigh. means दोनों तरह के हम गहरी सांसें लेते हैं दोनों ही सूरतों में, जब हम पछताते हैं या फिर हम जब बहुत खुश होते हैं तब भी. which one is it? तो इनमें से ये कौन सा साय था जो पोएट ने जिसके बारे में पोएट ने फोर्थ स्टैंजा में लिखा, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और रीडर्स को पता नहीं चल पाता है कि क्या ये रिलीफ वाला साय था या फिर रिग्रेट वाला साय. वी डू नॉट नो इफ इट इज़ द रिलीफ साय, देन द डिफरेंस मीन्स द स्पीकर इज़ ग्लैड ही टूक द रोड ही डिड. अगर ये रिलीफ वाला साय है और उसने गहरी सांसें लेते हुए ये बात बोली है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो ये होगा कि स्पीकर इस बात से खुश है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही है. एंड इफ इट इज़ द रिग्रेट साइ देन द डिफरेंस वुड नॉट बी गुड एंड द स्पीकर वुड बी साइंग एंड रिग्रेट. और अगर ये एक रिग्रेट साइ था स्पीकर का तो इसका मीन्स ये है कि डिफरेंस जो था वो अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से स्पीकर पछताते हुए आहें भर रहा होगा. बट दीज आर ओनली अजम्पशंस,
because the speaker has not made it clear into the stanza. Now let's go further and see the message of the poem. Robert Frost's poem, The Road Not Taken, seems to hold out the motto that life is a continuous journey full of divergence now and then. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ जो है हमारी वो एक कंटिन्यूस जर्नी है, और ये जो जर्नी है इसकी जो रोड है उसमें बहुत सारे डाइवर्जेंस हर वक्त आते हैं. मीन्स हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ है इसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं और अप एंड डाउन्स आते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मूव ऑन विदाउट लुकिंग बैक वेदर द चॉइस ऑफ पाथ्स टेकन वॉज राइट और रॉन्ग. सबसे अहम बात क्या है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना पीछे मुड़े, और ये सोचे कि हमने जो चॉइसेस करी हैं रास्तों की, जो भी हमने रास्ते चुने थे वो सही थे या गलत, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए. द राइट और रॉन्ग आर रिलेटिव टर्म्स. सही और गलत क्या है? आपस में कनेक्टेड वर्ड्स हैं. वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ एंड हैव टू मेक चॉइसेस. लाइफ में हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए हमें क्रूशियल्स एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, चॉइसेस करनी पड़ती हैं. वॉट एवर डायरेक्शन इन आवर लाइफ टेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द चॉइस मेड बाय अस. लाइफ हमें जहाँ भी जिस डायरेक्शन में भी लेके जाती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हम खुद. और हमारे डिसीजन, जो भी हम डिसीजन लेते हैं वही डिसाइड करते हैं लाइफ में हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे होते हैं. So in the journey of life, one can seldom come back to travel the roads not taken earlier. और लाइफ की इस जर्नी में हम बहुत ही कम ही वापस आ पाते हैं उस रोड पर चलने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए जिसको हमने पहले नहीं अपनाया था. Which means the road that is not taken. And that's why the poet has given the title of this poem, The Road Not Taken. I hope you have enjoyed and understood this poem well. I'll see you next class. Till then, take care. Thank you.